बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। देखिए, तीन विचारक हैं जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात करते हैं, और ये तीन विचारक हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। थॉमस हॉब्स को हम पढ़ चुके हैं, आज हम जॉन लॉक को पढ़ेंगे। और ये तीनों ही विचारक राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तीनों ही विचारकों का जो सामाजिक समझौता है वो चार बिंदुओं के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। पहला मानव स्वभाव, दूसरा प्राकृतिक अवस्था, तीसरा समझौते के कारण और चौथा समझौते का स्वरूप। आज हम जॉन लॉक को देखते हैं कि जॉन लॉक ने अपने सामाजिक समझौते की परिकल्पना किस प्रकार की है और राज्य की उत्पत्ति को वो किस प्रकार हुआ मानते हैं। देखिए, जॉन लॉक इंग्लैंड के रहने वाले थे। 1690 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। इसी पुस्तक में उसने अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, इस पुस्तक का नाम याद रख लो, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। इस पुस्तक के छपने से पहले इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी, और इसको गौरवपूर्ण इसलिए कहा गया कि इसमें बिना किसी रक्तपात के और सत्ता में परिवर्तन किया गया। मतलब इसमें हिंसा नहीं हुई। लोक ने जो अपना समझौता सिद्धांत या संविदा सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था, उसमें उसने राजा और संसद का जो विवाद था उसमें उन्होंने संसद का पक्ष लिया था। उसने 1688 में इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी उसको सैद्धांतिक समर्थन देने के लिए ही जो है उन्होंने अपने विचार इस रूप में प्रस्तुत किए। लोग अपने विचारों द्वारा ये सिद्ध करना चाहते थे कि सरकार समाज के अधीन है, और यदि सरकार उन हितों की पूर्ति नहीं करती है जिसके लिए उसकी स्थापना की गई है, तो समाज को उसे अपदस्थ करने का अधिकार है। यानी सरकार जनता के हितों को सुरक्षित नहीं कर पा रही है तो उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे अपदस्थ कर दिया जाना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। और इसी तरीके से लोग जो है ऐसी बात करके सीमित सरकार और संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक हैं। सीमित सरकार का मतलब होता है वह सरकार जो नियंत्रित होती है, जिस पर प्रतिबंध होते हैं, जो असीमित और निरपेक्ष शक्तियों का प्रयोग नहीं करती। अब हम उनके सामाजिक समझौते पर चलेंगे, जिसका पहला बिंदु मानव स्वभाव है। लोक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो ओरिजिनली अच्छा है, विवेकशील है, शांति प्रिय है, नैतिक है, नियमों का पालन करने वाला है, और इसी कारण उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की जो भावनाएं हैं वो उसमें पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो थॉमस हॉब्स ने बताया उसके ठीक विपरीत मानव स्वभाव का वर्णन किया है जॉन लॉक ने। हॉब्स मानव स्वभाव को अच्छा नहीं बताता, बुरा बताता है, स्वार्थी बताता है, झगड़ालू बताता है, लेकिन यहाँ लॉक जो है उसे अच्छा, विवेकशील, शांतिप्रिय और नैतिक बताता है। और लॉक के जो मानव स्वभाव संबंधी विचार जो है उसकी पुस्तक है एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, उसमें दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये मानव स्वभाव का वर्णन हो गया। अब हम चलते हैं प्राकृतिक अवस्था पर। मानव स्वभाव की इसी सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं हो सकती थी, वह तो सदिच्छा, सहयोग और सुरक्षा की व्यवस्था थी। देखिए, प्राकृतिक अवस्था का मतलब होता है राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था। तो जब स्वभाव से मानव अच्छा था जॉन लॉक के अनुसार, तो फिर सामाजिक अवस्था भी अच्छी ही थी।
जो सदिच्छा, सहयोग और सुरक्षा पर आधारित थी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर भी करता था। और प्राकृतिक अधिकार 3 थे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार छोटे प्रश्न में आता है कि कौन से 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करते हैं। वो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और उसकी प्राकृतिक अवस्था में एक नियम भी प्रचलित था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। तो इस तरीके से ये प्राकृतिक अवस्था थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब प्राकृतिक अवस्था में लोगों का स्वभाव भी ठीक था, प्राकृतिक अवस्था भी सदिच्छा सहयोग पर आधारित थी, तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि राज्य समझौता करना पड़ा और राज्य की उत्पत्ति की तरफ गए, राज्य की उत्पत्ति की गई, राज्य को जन्म दिया गया। देखिए, इस आदर्श प्राकृतिक अवस्था में धीरे धीरे क्या हुआ कि व्यक्तियों को कुछ ऐसी असुविधाएं अनुभव हुई कि इन असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग करना उचित समझा। अब ये कौन सी दिक्कतें थी? देखिए, एक तो प्राकृतिक जो नियम थे इनकी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई सभा नहीं थी और इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई नियम बनाने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी कि नियम कौन बनाए, कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए। तो ऐसी कोई संस्था या ऐसी कोई व्यवस्था उस समय मौजूद नहीं थी और न ही उनको क्रियान्वित करने वाली कोई सभा थी और न ही इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति थी। तो इन तीनों का अभाव था। लोक के मतानुसार आगे चल करके नैतिकता के नियमों की अवहेलना करके मनुष्य ने एक दूसरे के अधिकार से हनन करना प्रारंभ कर दिया और तब इस दोष के निराकरण के लिए तथा असुविधा से बचने के लिए मनुष्य नागरिक समाज की स्थापना को प्रेरित हुआ। यानी धीरे धीरे कंडीशन खराब होने लगी, चूँकि इन संस्थाओं का अभाव था, उससे जो है मनुष्य एक दूसरे के अधिकारों को वायलेट करना शुरू कर दिया, उनका हनन करना शुरू कर दिया। तो इस असुविधा से बचने के लिए जो है इंसानों ने समझौता किया। अब हम चलते हैं समझौते पर, समझौते के स्वरूप पर। होब्स के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण करने के लिए केवल एक ही समझौता किया गया, परंतु लोक के वर्णन में ऐसा प्रतीत होता है कि 2 समझौते किए गए। अब ये प्रश्न भी आता है कि किस संविधानवादी विचारक ने 2 समझौतों का जिक्र किया है, तो वो है जॉन लॉक। अब वो दो कौन से समझौते हैं? देखिए, जो पहला समझौता है वो तो प्राकृतिक अवस्था को खत्म करने के लिए और समाज की स्थापना की गई। इस समझौते का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। पहले समझौते के बाद शासक और शासित के मध्य एक दूसरा समझौता हुआ, जिसमें शासित वर्ग के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया। परंतु शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि उसके द्वारा निर्मित कानून अनिवार्य रूप से प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे तथा वे जनता के हित में होंगे। इस प्रकार से लोग जो है 2 समझौतों की बात करता है। एक तो सामाजिक समझौता है जो जिस लोग आपस में करते हैं और जो असुविधाएं उनको थी उसका अंत करने के लिए और समाज की स्थापना करते हैं। दूसरा शासक और शासित के मध्य, शासित वो जिसको वो तीनों प्रकार की जो क्रियान्वयन की शक्तियाँ देंगे, कानूनों को बनाने की, उनकी व्याख्या करने की और उनको लागू करने की। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने जो शासक हैं उनको उन पर एक नियंत्रण स्थापित किया है ताकि वो निरंकुश नहीं हो जाएं। लोक के अनुसार सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपने अधिकार लेवियाथन जैसे किसी महादैत्य को नहीं सौंपता, संपूर्ण समुदाय को समर्पित करता है। इस तरह से राज्य की प्रभुसत्ता पूर्ण या असीम नहीं होती है, कुछ शर्तों से बंधी हुई होती है। सत्ताधारी शासक मनुष्य में हुए सामाजिक समझौते का एक अंग है। इसलिए लोक कहता है कि अगर शासक अपने अधिकारों और प्राकृतिक नियमों का अतिक्रमण करता है तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। तो यहाँ जनता को वो एक राइट दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं कि अगर शासक उनके अधिकारों और प्राकृतिक नियमों को छीनने का प्रयास करे तो जनता जो है क्रांति कर दे, विद्रोह कर दे। अतः लोक का समाज दासता का पक्ष नहीं करता है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है।
लोक ने समाज की स्थापना और सरकार की स्थापना में अंतर किया है। समाज की स्थापना एक सामाजिक क्रिया है और सामाजिक जीवन के अस्तित्व का मूल कारण है। सरकार की स्थापना सोच विचार कर सहमति से निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। अतः उसने सरकार की स्थापना एक ट्रस्ट के रूप में की है। तो ये उनका समझौता था। जहाँ तक उनके नवीन राज्य के स्वरूप की बात है, तो ये हम वैसे देख चुके हैं कि शासक और शासित के मध्य जो समझौता हुआ, उसमें वो सरकार को एक लक्ष्य नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र मानते हैं। और उद्देश्य में, अगर सरकार अपने उद्देश्य में असफल रहती है तो उसके विरुद्ध क्रांति का अधिकार भी है। इस प्रकार से राज्य सीमित है, पूर्ण नहीं है, और वे संवैधानिक राज्य की स्थापना के पक्षपोषक यहाँ अपने आप को सिद्ध करते हैं। और इसीलिए लोक को आधुनिक उदारवाद का जनक भी माना जाता है। अब हम चलते हैं उन आलोचनाओं पर। देखो, प्राकृतिक अवस्था का जो उनका चित्रण है वो अवास्तविक है। प्रारंभिक जन समुदाय कभी भी इतना सामाजिक, शांत और नैतिक नहीं रहा जितना कि उन्होंने परिकल्पना की है। तो ये तो एक आदर्श है। दूसरा निरंतर क्रांति की आशंका। लोक ने कहा कि यदि सरकार जनहित के विरुद्ध कार्य करे तो जनता के द्वारा विद्रोह करते हुए सरकार को हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जनता को ही सरकार के कार्यों की जांच और निर्णय का अधिकार दे दिया है। ऐसी स्थिति में लोक का दर्शन जनता के लिए विद्रोह का लाइसेंस बन गया है और सरकार के पास उसकी रक्षा के लिए कोई साधन ही नहीं है। नेक्स्ट आलोचना कानूनी राजसत्ता को महत्व नहीं दिया है। लोक की एक कमी ये भी है कि उसने कानूनी राजसत्ता को कोई महत्व नहीं दिया। लोक ने अपनी राजनीतिक राज्य सत्ता की शक्ति को स्वीकार किया है, पर कानूनी राज्य सत्ता की शक्ति को महत्व नहीं दिया है। उसके अलावा एक आलोचना उनकी बनती है कि प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा है वो भी गलत है। लोक ने प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों के अस्तित्व की बात कही, किंतु बिना समाज के अधिकारों की बात करना कोई कल्पना है। समाज में ही प्राकृतिक अधिकार का अस्तित्व बना रहता है और अधिकार समाज से ही ग्रहण किए जाते हैं। तो यह भी एक उनकी आलोचना का बिंदु है। नेक्स्ट लोक द्वारा प्रतिपादित, ये तो आलोचनाओं के बाद हम इनके योगदान पर भी चलते हैं, इनके महत्व पर भी चलते हैं। देखिए, लोक द्वारा प्रतिपादित जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का जो सिद्धांत है वो आज भी सर्वमान्य है, आधुनिक लोकतंत्र का मूल आधार है। क्योंकि लोगों के जीवन के अधिकार की बातें आज भी मूलाधिकारों के रूप में प्रत्येक देश के संविधान में सुरक्षित रहती है। स्वतंत्रता की बात भी प्रत्येक देश के संविधान में सुरक्षित रहती है। संपत्ति के अधिकारों का सिद्धांत भी एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्य रहा है। लोक का दूसरा जो योगदान है वो प्रभु सत्ता के सिद्धांत का है, जिसके आधार पर उसने कहा है कि प्रभु सत्ता शासक में नहीं जनता में निहित होती है। लोक ने राजा के शासन करने के देवी अधिकार का प्रबल खंडन करते हुए संविधानवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से हम मैक्सी के अनुसार उनके महत्व को आंक सकते हैं। जैसा कि मैक्सी ने कहा, लोक सबसे पहला व्यक्ति था जिसने इतने स्पष्ट और शक्तिशाली ढंग से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और समर्थन किया कि, और ये कहा कि अगर शासन जनता की सहमति पर आधारित न हो तो यह अवैधानिक है। धन्यवाद।